इस वीडियो में हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती को देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमने जितने भी जो PYQs आ रखे हैं उसको भी हमने इसमें कवर करा रखा है। तो ये जो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि आप कम टाइम में इस चैप्टर को रिवीजन कर सकते हो और साथ ही साथ हर एक टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आप उसको भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए चैप्टर का नाम निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, तो बात करते हैं निर्धनता क्या है। देखिए निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जो जीवन निर्वाह के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तु होती है उनकी पूर्ति नहीं कर पाता। मतलब जीवन जीने के लिए जो भी चीजें जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनकी वो पूर्ति नहीं कर पाता, यही जो कंडीशन है ये कहलाती है निर्धनता। आसान से इसकी डेफिनेशन है। आगे बात करें कि भारत में आखिर निर्धनता इतने व्यापक स्तर पर पाई कैसे जाती है। ठीक है, भारत में जो निर्धनता क्यों पाई जाती है, इतने बड़े स्तर पे क्यों देखने को मिलती है, तो ये इसके कुछ प्रमुख रीजन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। जैसे पहला है भूमिहीनता। अब भूमिहीनता का मतलब है क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो जो किसान है उनके पास क्या अधिकतर जो आबादी है वो भूमिहीन है, उनके पास खेती नहीं है, जिसके कारण वो दूसरों की खेती पर काम करते हैं और इससे उनको बहुत अच्छा वेतन नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है उनकी जो फैमिली है वो निर्धनता में जीवन यापन करने को विवश होती है और वो कभी निर्धनता से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो भूमिहीनता एक कारण है निर्धनता का। दूसरा है बेरोजगारी। लोगों के पास रोजगार का साधन नहीं है। ठीक है, रोजगार है भी तो उनमें काम के घंटे बहुत ज्यादा हैं, वेतन बहुत कम है, जिसके कारण वो लोग कभी निर्धनता से बाहर नहीं निकल पाते। बेरोजगारी की योगदान है निर्धनता के बढ़ने का। अगला है परिवार का आकार। अक्सर देखने को मिलता है जो गरीब परिवार होते हैं उनका जो परिवार का आकार बड़ा होता है। ठीक है, 3-3, 4-4 मतलब एक फैमिली में बच्चे होते हैं और इस तरीके से संसाधनों का बंटवारा ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। मान लेते किसी को स्कूल जाना है तो 1 या 2 बच्चे स्कूल जा पाते हैं, बाकी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो इस तरीके से क्या है संसाधनों का बंटवारा ठीक प्रकार से नहीं होता अगर परिवार का आकार बड़ा होता है तो, और इसलिए क्या है वो कभी निर्धनता से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तो इसका भी एक योगदान है भारत में निर्धनता बड़े स्तर पर व्यापक होने का। अगला है साक्षरता दर। ठीक है, अब भारत की क्या है आज भी देखिए तो क्या है भारत की साक्षरता दर उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, भारत में आज भी साक्षर लोगों की संख्या मतलब बहुत बड़े मतलब बहुत अच्छे देखने को अभी भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर जब जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं होगी तो इस प्रकार से क्या है एक वो अच्छा मतलब अच्छे वेतन वाला जॉब शायद ही कर पाए। तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है कि साक्षरता दर भी निर्धनता के बढ़ने के कारण है। और इसका अगला है खराब स्वास्थ्य। ठीक है, अब व्यक्ति गरीब है तो क्या है वो उन सभी जो पोषक चीजें हैं उनको वो नहीं ले पाता। अब मान लेते एक व्यक्ति है वो उसका क्या है महीने में वो 10 दिन 12 दिन बीमारी रहता है, तो जिसके कारण क्या है उसको एक अच्छा रोजगार नहीं मिल पाएगा और इसलिए क्या है ये भी एक देखने को मिलता है कि ये भी एक कारण है निर्धनता को बड़े स्तर पर व्याप्त होने का। तो इस तरीके से भारत में जो निर्धनता पाई जाती है उनमें इन कारकों का एक अहम रोल देखने को रहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, आप इसको लिख सकते हो, उसकी थोड़ी थोड़ी आप क्या कर सकते हो व्याख्या कर सकते हो। यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्धनता क्या है और भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या करना है। ठीक है, इनकी व्याख्या करने को आता है डायरेक्ट। आप इसमें क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन से देखने को मिलता है, आप इसको ध्यान रखना। अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। अब देखिए हम निर्धनता को पढ़ते हैं पैसों के आधार पर, ठीक है, आर्थिक आधार पर। अभी जितने भी कारण देखोगे ना सब में आर्थिक कारण ही मौजूद है। ठीक है, हम आर्थिक रूप से देख रहे हैं। लेकिन जो अगला जो टॉपिक है ना ये क्या कहता है कि जो निर्धनता है वो सामाजिक वैज्ञानिक जो है वो किस दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, हमें देखना, हमें आर्थिक रूप से नहीं देखना, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखना है कि निर्धनता किस प्रकार से पाई जाती है या क्यों पाई जाती है, ये हमें देखने को मिलता है। तो देखिए अगर हम सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से माने कि निर्धनता क्यों है बड़े स्तर पर भारत में, तो ये सामाजिक वैज्ञानिक 2 कारण बताते हैं। पहला सामाजिक अपवर्जन और दूसरा असुरक्षा। ठीक है, अब एक एक को हम करके देखते हैं। जैसे पहला है देखिए सामाजिक अपवर्जन। अपवर्जन का मतलब होता है अलग रखना, अलग करना, ये होता है अपवर्जन। ठीक है, असामाजिक मतलब समाज। अब देखिए जो सामाजिक वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि भारत में जो निर्धनता पाई जाती है उसके पीछे एक इसका प्रमुख रोल रहा है सामाजिक अपवर्जन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहता है, देखिए
इसके तहत समाज के एक वर्ग को सभी सुविधाओं और अवसरों से वंचित रखा गया है, मतलब वहां तक उनकी पहुंच नहीं हुई है। इसके अलावा ऐसा क्यों होता था? तो ऐसा जाति प्रथा के कारण होता था, और यही कारण है कि वर्तमान में बड़े स्तर पर निर्धनता देखने को मिलती है। ठीक है, आसान सी भाषा में कहे तो इसका मतलब ये है कि देखिए, इसमें ये कहा जाता है कि प्राचीन समय में, पुराने समय में हमारे समाज के अंदर जाति प्रथा बड़े पैमाने पे देखने को मिलती थी। ठीक है, जिसमें से क्या होता था, जो छोटी जाति के लोग होते थे वो बड़ी जाति के लोगों को जितनी भी सुविधा मिलती थी वो छोटी जाति के लोगों को नहीं मिलती थी। जैसे मान लेते शिक्षा है, तो प्राचीन समय में जो शिक्षा होती थी वो छोटी जातियों के लिए नहीं होती थी। अब शिक्षा नहीं है तो उनको एक अच्छा रोजगार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता था। इसके अलावा जो छोटी जाति, उनको धन एकत्रित करने का मतलब एकत्रित करने की अनुमति नहीं थी, मतलब शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, धन इकट्ठा नहीं कर सकते, और उन सभी संसाधनों का यूज नहीं कर सकते जो ये ब्राह्मण वर्ग और बड़े जो जाति के वर्ग हैं वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमारे समाज ने ही एक वर्ग को हमेशा सभी सुविधाओं से वंचित रखा है, जिसके कारण वर्तमान में वही जो लोग हैं जिनको क्या है सभी संसाधनों से वंचित रखा गया था, वही वर्तमान में देखने को मिलता है कि वो बड़े पैमाने पे गरीब है, और वही एक बहुत बड़ी आबादी हमारी गरीबी देखने को मिलती है। तो ये कहता है सामाजिक अपवर्जन। ठीक है, कि हमने समाज को ही क्या है, एक वर्ग को हमेशा से अलग रखा है, और वही जो वर्ग है वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने को विवश है। तो ये कहता है सामाजिक अपवर्जन। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है सामाजिक विज्ञान की दृष्टि में निर्धनता को लेकर। ठीक है, तो पहला तो ये था सामाजिक अपवर्जन। ठीक है, दूसरा असुरक्षा। ये लोग कहते हैं कि असुरक्षा भी निर्धनता को बढ़ाने में एक रोल रहता है। ठीक है, इसकी भी भूमिका देखने को मिलती है असुरक्षा। ठीक है, अब इसमें आता है देखिए कि जो समाज का एक वर्ग है, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, विकलांग, विधवा इत्यादि, जो निर्धनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। ठीक है, मतलब कभी ये निर्धनता की दृष्टि में बहुत ज्यादा संवेदनशील है, तो कुछ भी होगा तो सबसे ज्यादा प्रभावित यही लोग होंगे, ये देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा इनके पास क्या है, इनके पास शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे संसाधनों का अभाव होता है, यहाँ तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती इन लोगों की खासकर। और इसके कारण क्या है, निर्धनता, ये लोग कभी निर्धनता से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। और जब भी भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा आती है तो भी जो क्या सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाला वर्ग है वो यही है। तो इस तरीके से कहता है कि असुरक्षा क्या है, ये वर्ग है, इनको इन सभी संसाधनों, ये संसाधन मिल ही नहीं पाते। ठीक है, इन संसाधनों का अभाव है, और यही अभाव क्या है, लोगों के अंदर असुरक्षा पैदा करता है। ठीक है, निर्धनता के प्रति। और जब भी प्राकृतिक आपदा वगैरह आ जाती है उसमें भी जो सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं वो यही लोग होते हैं। तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि ये भी एक रीजन रहा है भारत में निर्धनता को बढ़ावा देने का। ठीक है, या भारत में बड़े स्तर पर जो निर्धनता पाई जाती है तो इसका एक रोल रहा है। तो सामाजिक विज्ञानी की दृष्टि में ये दो पॉइंट है जो कहते हैं कि निर्धनता इनके कारण भारत में देखने को मिलती है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, देखो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि निर्धनता क्या है, और भारत में सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता की व्याख्या करें। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये 3 नंबर में भी आता है और ये 5 नंबर में भी आता है, इसका आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है निर्धनता रेखा। देखिए, निर्धनता रेखा की बात करें तो निर्धनता रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा है जो ये निर्धारित करती है कौन व्यक्ति निर्धन है कौन नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई वास्तव में कोई रेखा नहीं है, हमने इसको एक मान रखा है जो डिसाइड करती है कौन व्यक्ति निर्धन होगा कौन व्यक्ति निर्धन नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ से तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं निर्धनता क्या है। आगे एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में निर्धनता रेखा का मूल्यांकन कैसे होता है, भारत में डिसाइड कैसे किया जाता है कि कौन व्यक्ति निर्धन है कौन व्यक्ति निर्धन नहीं है। तो निर्धनता रेखा का आखिर हम डिसाइड कैसे करते हैं, तो भारत में 2 तरीके हैं जिसके कारण निर्धनता रेखा को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, 2 तरीकों से। जैसे पहला, ये पहले किया जाता था, वर्तमान में इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कोई आपको ये भी देखना पड़ेगा, आंसर में आपको ये भी मेंशन करना होता है। तो पहला होता है जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुएं। इस आधार पे हम निर्धनता रेखा को तय करते हैं कि जो जीवन जीने के लिए जरूरी जो चीजें हैं उसके आधार पर निर्धनता को तय करते हैं। जैसे देखिए, खाद्य पदार्थ हो गए, कपड़ा, जूता, ईंधन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर हम विचार करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनकी एक तरह का हम एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, और जितनी जो चीजें हैं ये भौतिक चीजें हैं, इन भौतिक चीजों को उनकी कीमत से गुना किया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि वर्तमान में मार्केट में इनकी प्राइस क्या चल रही है, उन सभी से गुना करते हैं और उसके बाद एक हम औसत निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ये तय करते हैं कि अगर उस औसत के आधार पर ये तय किया जाता है कौन व्यक्ति निर्धन है कौन व्यक्ति निर्धन नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जैसे हमने एक लिस्ट बना लिया। ठीक है, अब लिस्ट में मान लेते हैं ये हमने निकाला
ये क्या है, लगभग 800 में एक एवरेज निकाल लिया, ठीक है। और हमने ये डिसाइड कर दिया कि मान लेते हैं 800 रुपये को हम तय कर देते हैं कि एक महीने में अगर व्यक्ति 800 रुपये खर्च कर ले रहा है, ठीक है। ऐसा कोई डेटा नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए कि जैसे मान लेते हैं हमने एक एवरेज 800 रुपये निकाल लिया, तो इसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि अगर एक महीने में एक व्यक्ति अगर 800 रुपये खर्च कर ले रहा है तो वो निर्धन नहीं होगा, लेकिन अगर 800 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहा है इसका मतलब वो निर्धन होगा। तो इस तरीके से ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जीवन निर्वाह के लिए जो वस्तुएं हैं इस आधार पर इनको तय किया जाता है। दूसरा है जो वर्तमान में उपयोग किया जाता है वो है कैलोरी के आधार पर, ठीक है, कैलोरी के आधार पर। अब कैलोरी का मतलब सीधे से ऊर्जा से है, ठीक है, शक्ति से है। इसमें देखिए क्या मिलता है देखने को। इसमें क्या है, देखिए खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, सब्जियां, दूध इत्यादि से मिलने वाली कैलोरी की गणना की जाती है। हम ये देखते हैं कि इन जो और भी मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं तो हमें किस से कितनी कैलोरी मिलती है, ठीक है। और जो कैलोरी है ये आयु, लिंग, काम के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जो ज्यादा मेहनत का काम करेगा उसको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी, जो कम मेहनत का काम करता है उसके लिए कम कैलोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें। इसके अलावा देखिए तो अभी कैलोरी के आधार पर ये तय किया गया है कि अगर एक जो व्यक्ति है, एक मजदूर है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, ठीक है, गाँव में रहता है, तो उसको प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर वो शहरों में रह रहा है तो 2100 कैलोरी की, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, वरना ये निर्धनता रेखा को लेकर क्या ये 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के अंदर 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं ज्यादा श्रम का काम करते हैं, ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, इसलिए 2400 कैलोरी। और शहरों में जो लोग रहते हैं ये थोड़ा कम मेहनत का काम करते हैं, इसलिए 2100 कैलोरी, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है वो है अंतरराज्य समानता, ठीक है। वैसे यहाँ पे असमानता आएगा, ठीक है, अंतरराज्य। अब अंतरराज्य जो असमानता है ये हमें निर्धनता में पढ़ने को देखना है, ठीक है, कि किस तरीके से निर्धनता को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग असमानताएं देखने को मिलती है, ठीक है। कहने का मतलब है किसी राज्य में निर्धनता ज्यादा है तो किसी राज्य में निर्धनता कम है, ठीक है। यही होता है अंतरराज्य असमानताएं। देखिए भारत में अलग अलग राज्यों में निर्धनता का जो प्रतिशत है वो अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ राज्यों में निर्धनता में कमी देखने को मिल रही है, तो वहीं पे कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका प्रतिशत पहले जैसे ही बना हुआ है, ठीक है। जैसे बिहार जैसे जो स्टेट है वहां पर निर्धनता आज भी क्या है, बहुत बड़ी आबादी निर्धनता में जीवन यापन करने को मजबूर है, ठीक है। तो वहीं पे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ जिन्होंने क्या है अच्छा काम किया, जिसके कारण उनके जो राज्य हैं वहां पर निर्धनता में कमी देखने को मिली है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, तो ये राज्य हैं, ठीक है। यहाँ से भी डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, याद रखना। जैसे केरल, अब देखिए केरल के अंदर निर्धनता कम हुई है, क्यों कम हुई है, क्योंकि केरल ने क्या है मानव संसाधन के विकास पे ज्यादा जोर दिया है, ठीक है, इस पे ध्यान दिया है, इसलिए केरल के अंदर निर्धनता कम देखने को मिलती है। इसके अलावा आपने ये पढ़ा भी होगा कि जो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है, पढ़े लिखे लोग हैं वो केरल में ही है, ठीक है। तो केरल में क्या है, केरल ने क्या मानव संसाधन पे अपना जोर दिया है और इस तरीके से अपनी निर्धनता में कमी देखने को मिली है। दूसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार जो कानून है ये बहुत ज्यादा सफल रहा है, जिसके कारण वहां पर निर्धनता कम देखने को मिली है, ठीक है, उसमें कमी देखने को मिली है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने क्या अनाज की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसमें बहुत ही अच्छा सुधार किया है, जिसके कारण यहाँ पर निर्धनता कम देखने को मिलती है, ठीक। कम देखने को ना मिलने का मतलब ये है कि ये ऐसे राज्य जिसमें निर्धनता कम हो रही है, ठीक है, इनका प्रतिशत घटता जा रहा है। और बिहार, उड़ीसा ऐसे राज्य जिनमें क्या है आज भी एक बहुत बड़ी आबादी निर्धनता में जीवन यापन करने को मजबूर है, वहां पे बहुत अच्छा कुछ ऐसा कानून वगैरह देखने को नहीं मिला है। तो ये है अंतरराज्य असमानता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने समानता लिखी है, लेकिन यहाँ पे आएगा असमानता है। और देखिए इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा पूछता है कि अंतरराज्य निर्धनता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और भारत के संदर्भ में इसकी व्याख्या करना है तो आप इन पॉइंटों को लिख सकते हो। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है निर्धनता के कारण, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है एक ऐतिहासिक कारण। वैसे तो अगर जो आप देखो अगर क्वेश्चन ये आता है कि निर्धनता का कारण, तो अगर हमने जो ये ऊपर पढ़ा था आप डायरेक्ट इनको मेंशन कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए कोई नंबर नहीं कटेगा। जो हमने ये पढ़ा था निर्धनता के कारण, ठीक है, एक पॉइंट लिखा, इसकी क्या है एक लाइन 2 लाइन में इसकी व्याख्या कर दी, ठीक है। इसके अलावा अगर जो मान लेते हैं, ये भी आप याद रखना, अगर मान लेते हैं उसने ये लिख दिया कि निर्धनता के ऐतिहासिक कारणों की व्याख्या करो, ऐतिहासिक कारणों को बताओ, ठीक है, तो आपको फिर ये मेंशन करना होगा। ऐतिहासिक मतलब क्या है, जो प्राचीन समय में जो घटनाएं घटी हैं। जैसे अब देखिए
भारत जो है वो ब्रिटेन का गुलाम रहा है, ब्रिटेन का शासन रहा है भारत के ऊपर। तो अब जो ब्रिटेन वाले थे वो हमारे देश में आए थे, तो उनका प्रमुख उद्देश्य था व्यापार, और व्यापार से क्या करना, लाभ कमाना। तो ये तो भारत में देखेंगे नहीं ये लोग कभी कि भारत में जनता कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, भारत में विकास हो रहा नहीं हो रहा, तो इनसे उनको कोई मतलब होगा नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की नीतियां ही कुछ ऐसी होंगी जिसके कारण भारत में आज भी बड़े स्तर पर निर्धनता देखने को मिली है, ठीक है। जैसे पहला है कि ब्रिटिश शासन के दौरान विकास का दर जो था वो बहुत ज्यादा निम्न था, कम था, इसलिए क्या है भारत में निर्धनता देखने को मिलती है। दूसरा, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पों को नष्ट कर दिया। मतलब भारत के अंदर जो हाथ से जो काम करने वाले लोग थे, ठीक है, जैसे बुनाई सिलाई वगैरह जो भी काम होता था हाथों से, वो क्या है ब्रिटेन ने फैक्ट्रियों में उन सब चीजों को बनाकर वापस भारत ले आया, ठीक है। मतलब यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, वहां से निर्यात करके वहां से आयात करवा लेते थे। तो इस तरीके से क्या है, जैसे मान लेते हैं एक दिन में जो मजदूर है वो 5 शर्ट बनाता था, तो वहीं पे क्या है फैक्ट्री में एक दिन में 100 शर्ट बन जाती थी, और ये सस्ती भी होती थी। तो इस तरीके से जो दो हस्तशिल्प जो लोग हैं उनका रोजगार छिन गया, जिसके कारण क्या है भारत के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, ठीक है, निर्धनता बढ़ी। इसके अलावा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, ठीक है। हालांकि हमारे देश में भी औद्योगिकरण आया, ब्रिटिश जब तक ब्रिटिश शासन रही तो उनके शासनकाल में हमारे देश के अंदर भी औद्योगिकरण हुआ, लेकिन उतने बड़े स्तर पे के लोगों को रोजगार नहीं मिला। इसके अलावा आय में असमानता, ठीक है, समाज के एक वर्ग के पास बहुत ज्यादा भूमि थी, जो भी रजवाड़े वगैरह थे उनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, एक बहुत बड़ी आबादी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, बहुत ही कम संपत्ति थी। तो इस आय में असमानता भी ने भी क्या किया है, कहीं ना कहीं भारत में निर्धनता को बढ़ाने में योगदान रहा है इनका भी। तो ये कुछ ऐतिहासिक कारण है निर्धनता के। अगला और जो लास्ट टॉपिक है वो है कि निर्धनता निरोधी उपाय, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको भी आप याद रखना। देखो निर्धनता निरोधी उपाय का मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं कि निर्धनता क्या है, निर्धनता कैसे देखने को मिलती है, निर्धनता को मापते कैसे हैं, अलग अलग राज्यों में निर्धनता अलग अलग कैसे है। इस सारे टॉपिक को हमें देखना है निर्धनता निरोधी उपाय, कि हम निर्धनता को किस तरीके से कम कर सकते हैं, निर्धनता को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो निर्धनता को खत्म करने के 2 उपाय हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। ये 2 तरीके हैं जिनके माध्यम से हम निर्धनता को कम कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि का मतलब तो सीधी सीधी लोगों को रोजगार मिलना, ठीक है। आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करो, ठीक है। अगर लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो निर्धनता अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या देखने मिलता है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। घनिष्ठ संबंध कहने का मतलब अगर एक देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वहां पर जो निर्धनता है वहां पे कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आर्थिक समृद्धि और निर्धनता के घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, ठीक है, बल्कि ये उल्टा ही रिश्ता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसके अलावा जब देश में विकास का स्तर बढ़ता है तो निर्धनता में कमी देखने को मिलती है, और इसके अब सरकार क्या करती है, अब देश के अंदर आर्थिक समृद्धि बढ़ाना है तो सरकार उसमें क्या है बड़े स्तर पे औद्योगिकरण करती है, संरचनात्मक विकास पर जोर देती है, जिसके कारण क्या है लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो देश के अंदर आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। अब जब देश के अंदर आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो देश में जो निर्धनता है उसमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। ये कहने का मतलब इस पॉइंट का। इसके अलावा जो क्या है, जो औद्योगिकरण और संरचनात्मक विकास है, ये देश के आर्थिक विकास को बहुत तीव्र कर देती है, तेजी से कर देती है। तो एक तो तरीका ये था कि हमें क्या है देश के अंदर आर्थिक समृद्धि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, निर्धनता को कम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें विकास से रिलेटेड बातें की जाती हैं कि औद्योगिकरण होगा, संरचनात्मक विकास होगा। संरचनात्मक विकास का मतलब यहाँ पे जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, ठीक है। इसके अलावा बंदरगाह बनाना, तो इसे संरचनात्मक विकास पे जोर दिया जाता है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, और लोगों की आजीविका मिलेगा और आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। दूसरा जो तरीका है वो है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। लक्षित मतलब एक लक्ष्य ले लिया हमने, ठीक है, एक लक्ष्य को हमने टारगेट किया है, अब हमें और उस टारगेट को लेकर हम क्या है निर्धनता को कम करेंगे। इसमें हम मुख्यतम कार्यक्रम चलाते हैं, ठीक है। और जो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम है ये विशेषकर गांव में देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जो आर्थिक समृद्धि है ये विशेषकर जो ये वाली रणनीति ये शहरों में ही अपनाई जाती है, ठीक है, मुख्यतः। और इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो हम निर्धनता कमी करने का जो प्रयास करते हैं वो हम क्या है कार्यक्रम चला के, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला के हम निर्धनता को कम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें से जो सबसे फेमस जो कार्यक्रम है वो है मनरेगा है 2005 का, ठीक है।
या तो अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेता मनरेगा को लेकर। देखिए मनरेगा की बात करें तो मनरेगा 2005 में आया था, ठीक है, कानून आया था। इसके अलावा इसके तहत मनरेगा में ये कहा गया कि गांव में रहने वाले हर एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है, और अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। याद रखना मनरेगा से संबंधित तो एक कानून है जिसके द्वारा क्या निर्धनता को कम करने की बात कही जाती है। इसके अलावा 4-5 और भी है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे उतना देखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कोई भी से भी 2 कार्यक्रम लिख दोगे तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। दूसरा है, देखो दूसरा मैंने एक छोटा सा एक कटिंग लगा रखा है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके 2 उद्देश्य हैं। बच्चों के लिए विशेषकर कैलोरी और प्रोटीन लेने की पोषण आवश्यकताओं में सुधार करना, और दूसरा है स्कूल में अधिक से अधिक नामांकित करना और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति का उन्मूलन करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी क्या है, ये देखने को मिलता है कि क्या बच्चों में पोषण की बात की जा रही है और स्कूल में नामांकन जो एडमिशन है उनको बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो इस तरीके से क्या है, निर्धनता में हम कमी ला सकते हैं इन 2 तरीकों को अपनाकर, ठीक है। और जो इस वाले जो टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट इसी पे ही आता है, यही दे देता है निर्धनता निरोधी उपाय, डायरेक्ट ये शब्द ही देखने को मिलेगा। और अगर जो आपको ये किसी क्वेश्चन में शब्द देखने को मिलेगा तो देखोगे आप 5 नंबर में बड़े नंबर में ही आता है ये, ठीक है। तो इन दोनों की आपको व्याख्या करनी है, आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरीके का छोटे छोटे मैंने पॉइंट बना रखे हैं, आप इसमें से देख सकते हो। तो ये वीडियो ये जो चैप्टर ये हो गया कंप्लीट। ये आपके कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा इसमें आप रिवीजन भी कर पाओगे, चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। और ये वीडियो देखने का फायदा ये होगा कि आपको जो ये भी देख सकते हो कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर पूरा। और इस तरीके से क्या है, जो आने वाले जो एग्जाम्स है जो भी फरवरी में और मार्च में जो होने वाला है, उससे पहले जो क्लास 9 के जितना SST का जितना भी जो सिलेबस है मैं उसको भी पूरा कवर करा दूंगा।